अधिकार जो संविधान के भाग 2 में धारा 12 से 35 के अधीन नागरिकों के 7 मूल अधिकारों का अधिकार देता है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1977 के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर विधि अधिकार में लिया गया है। धारा 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 देश के कार्यकारिणी का प्रधान राष्ट्रपति होंगे। धारा 56(1) राष्ट्रपति के अवधि 5 वर्ष के होंगे। मंत्रिपरिषद को सर्वोच्च स्थान प्रधानमंत्री है। धारा 74(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के धारा में 79 कहा गया है कि संघ की संसद होगी। राज्यसभा में 238 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य को नियुक्ति करता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। मैं मुजफ्फरपुर आथर गांव से बबली कुमारी। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथी लोग, आज का टॉपिक है प्रमुख आयोग और समितियां। संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सरदार सोची समिति 1976। संवैधानिक सुधार मूल कर्तव्यों के समावेश की सिफारिश। शीतल वार्ड समिति 1966। राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश। राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार 1969। अवशिष्ट विषय समाप्त कर देने चाहिए या राज्यों को दिए जाने चाहिए। अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। मेरे गुरुदेव एवं गुरु के सभी साथी, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी की स्थापना देश में ताप बिजली के नियोजन, प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से नवंबर 1975 में की गई थी। इस कंपनी का दोबारा नामकरण किया गया है और इसे एनटीपीसी लिमिटेड नाम दिया गया है। थैंक यू। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में मैं पूनम देवी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर से आदरणीय गुरुजी एवं साथीगण का अभिवादन करती हूँ। आज की चर्चा में मेरा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, जैसा कि संविधान में प्रस्तावना, दूसरा 1 से 22 तक भाग, जिसमें 1 से 395 तक धाराएं हैं, तीसरा 1 से 10 अनुसूचियां हैं और एक परिशिष्ट है। इसी संविधान के भागों में भाग 4 में धारा 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इसमें 19 लक्ष्यों का वर्णन है, जिनके अधीन बहुत से विषय आते हैं। इनको मूल अधिकारों की भांति न्यायालय की सहायता से लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इसे देश के शासन में आधारभूत घोषित किया गया है। 25वें संशोधन के बाद के संशोधनों द्वारा निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुकुमार बनवाल सर को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे नागरिकता का मूल अधिकार। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के भाग 2 में धारा 12 से 35 के अधीन नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, धर्म की स्वाधीनता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात हर नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने का अधिकार है। संविधान के 16वें और 24वें संशोधन ने मूल अधिकारों के प्रयोग पर काफ़ी बंधन लगा दिए हैं। 2 अधिकार विशेषता पहले, चौथे और 24वें संशोधन द्वारा बिल्कुल निष्प्रभावी बना दिए गए हैं। राज्य को अधिकार दे दिया गया है कि वह नागरिकों के इन दोनों अधिकारों के प्रयोग पर वाजिब रोक लगा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में धारा 35 से 41 में दिए गए इनमें 19 लक्ष्यों का वर्णन है। धन्यवाद।
सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो सवनीय गुरुजी और सभी साथियों, मैं किरण कुमारी आरा जिला रोहतास से हूँ। मैं आज राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के बारे में बताने जा रही हूँ। कैंसर भारत में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हर साल इसके 7 या 9 लाख मामले सामने आते हैं। अनुमान है कि इस समय भारत में लगभग 25 लाख कैंसर मरीज मौजूद हैं। देश में हर साल कैंसर से 4 लाख मौतें होती हैं। देश में 40% कैंसर का कारण तंबाकू है, इसलिए तंबाकू जनहित कैंसर आम है, जैसे फेफड़े और मुंह का कैंसर। महिला व गर्भ और स्तन कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव एवं साथी, अब मेरी आवाज़ सुनो। आज का टॉपिक है प्रमुख आयोग एवं समितियां। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को लिपिबद्ध करना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संवैधानिक सुधार अर्थात मूल कर्तव्यों के समावेश की सिफारिश। शीतलवाड़ समिति। राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश। एसके-धर आयोग। राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य थे। भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट की निरीक्षण करती है। अपव्यय को रोकने के लिए लोक धन को संसद के निर्णयों के अनुसार खर्च होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश। अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो गुरुदेव एवं ग्रुप की सभी साथियाँ। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, निगरानी और निर्देश देना, स्वास्थ्य संबंधी शैक्षणिक, पर्यावरण और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देना और कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देना। Good evening, respected sir and all my dear friend. Myself, Abhishek Kumar Sinha from Patna, is going to deliver a short view on a given topic: population policy of India. First of all, what is population and population growth? In biology, a collection of interbreeding organisms of a particular species is called a population. In sociology, population is defined as a collection of humans. There is a change in the number of people living in an area during a given period of time. This is called population growth. Population change, it can be positive as well as negative. India's population policies after independence. India is the first country in the world to adopt family planning program in 1952. In the first 5-year plan itself, increasing population was identified as the obstacles to development, and since then efforts have been made to control population in various 5-year plans. The first suggestion of formalization of population policy in India was given by an expert group in 1960. The country's first population policy was announced in year 1976. Later in 1981, some amendments were made in this population policy. Under this population policy, the target was to reduce the birth rate and the population growth, increase the minimum age of marriage, encouraging family planning, and giving special emphasis on women's education. After this, in February 2000, the government announced the National Population Policy 2000. This policy is based on Dr. M.S. Swaminathan. The medium-term objective of this policy was to reduce the total fertility rate. The long-term objective in this to achieve a stable population by 2045 at a level constant, making school education free and compulsory up to the age of 14 years, and also reducing the dropout ratio of both boys and girls, decreasing the infant mortality rate, achieving universal immunization for all children against vaccine preventable disease, attending 100% registration of pregnancy, birth, death and marriage,
preventing and controlling communicable disease. Some government schemes to control population are Mission Parivar Vikas, Family Planning Logistic Management Information System, Home Delivery of Contraceptives, Family Planning and Welfare Programs, providing monetary incentives. Thank you. सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो श्रृंखला में आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम। अब मेरे सभी साथियों मेरी आवाज़ सुने। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनके निधन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान में संशोधन धारा 368 के तहत किया जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन था। वी.एम. तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। रात 9 बजे में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे साथीगण, आज मैं नीति आयोग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के ठीक बाद आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1951 में योजना को अपनाया। इसके लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इसकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई। सरकार ने योजना का लक्ष्य देश के संसाधनों के प्रभावी दोहन, उत्पादन, वृद्धि और समाज के हित में सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके लोगों के जीवन स्तर में तेज़ी से सुधार लाना रखा। इसके लिए सरकार ने 1950 में संकल्प के जरिए योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत सरकार ने योजना आयोग को ख़त्म कर नीति आयोग बनाया। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त रूप नीति आयोग के सभी राज्यों, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल को अधिशासी परिषद में जगह देकर इसे योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया है। सरकार ने योजना आयोग की सभी परिसंपत्ति और देनदारियां नीति आयोग के नाम कर दी है। नीति आयोग के नवीन परिस्थितियों के अनुसार पंचवर्षीय योजना के जगह 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार किया है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। मैं प्रियंका कुमारी हाजीपुर से। आदरणीय सर एवं साथीगण, भारत में कुल कितने ऊर्जा ग्रिड है? 5। भारत में पन बिजली कब और कहाँ बना था? 1902 कर्नाटक शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। पवन ऊर्जा में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? 5वें। मच्छरों की कुल संख्या, कुल कितनी प्रमुख प्रजातियां हैं? 9। भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला कब और कहाँ मिला था? 1963 में कोलकाता। भारत में कितने प्रकार के डेंगू पाया जाता है? 4 तरह। भारत में प्रतिवर्ष कैंसर से कितनी मौतें होती हैं? 4 लाख। भारत में पहली जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई? 1960। कितने वर्षों तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा निःशुल्क है? 14 वर्षों तक। भारत में मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब हुई? 2016। भारत में किन 2 राज्यों का प्रजनन दर सबसे अधिक है? बिहार, मेघालय। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा सबसे अधिक किस राज्य में हुई? कर्नाटक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। थैंक यू। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे सभी सहपाठीगण, भारत में सर्वप्रथम सन 1897 में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। उसके बाद सन 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में पन बिजली घर
बना था। स्वतंत्रता पूर्व विद्युत आपूर्ति मुख्यतः निजी के क्षेत्र द्वारा और कुछ शहरों क्षेत्रों तक ही सीमित थी। केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और संप्रेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों यानी राष्ट्रीय ताप बिजली निगम, राष्ट्रीय पनबिजली निगम, पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम तथा भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड को सौंपा गया था। वर्तमान में देश में 5 ऊर्जा ग्रिड है। उत्तर भारत ग्रिड, दूसरा पश्चिम भारत ग्रिड, तीसरा दक्षिण भारत ग्रिड, चौथा पूर्वी भारत ग्रिड और पांचवा पूर्वोत्तर भारत ग्रिड। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे सभी दोस्त, आज मैं भारत के प्रमुख ताप बिजली घर परियोजना कहाँ कहाँ है बताना चाहती हूँ। कोठाकोडम परियोजना आंध्र प्रदेश में है, नहर कटिया परियोजना असम में है, बरौनी परियोजना बिहार, पतरातू परियोजना झारखंड, धुवारन परियोजना गुजरात में है, कोरबा परियोजना छत्तीसगढ़, संतालडीह परियोजना पश्चिम बंगाल, तालचर परियोजना उड़ीसा, एन्नोर परियोजना तमिलनाडु, हरदुआगत परियोजना उत्तर प्रदेश, बदरपुर परियोजना दिल्ली, उकाई परियोजना गुजरात, विंध्याचल परियोजना मध्य प्रदेश, कुराडी परियोजना महाराष्ट्र, नानक परियोजना पंजाब, नवेली परियोजना तमिलनाडु, पनकी परियोजना उत्तर प्रदेश, सिंगरौली परियोजना उत्तर प्रदेश, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, कहलगांव परियोजना बिहार, ट्रॉम्बे परियोजना महाराष्ट्र, दहानु परियोजना महाराष्ट्र, रामागुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश, रिहांद परियोजना उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान, बंडेल परियोजना पश्चिम बंगाल में है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो बक्सर बिहार से दीपक कुमार। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, विषय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा है, जो देश की कार्यकारिणी प्रधान होगा। ये अनुच्छेद 53 के क्लाउज संख्या 2 में है। और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद नंबर 54 में ये बात लिखी गई है। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 56 के क्लाउज संख्या 1 में लिखी गई है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करेगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद नंबर 66 के क्लाउज संख्या 1 में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएगा। अनुच्छेद नंबर 67, और वह राज्य का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद नंबर 64 में ये बात लिखा गया है। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथियों, मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से आज मैं मलेरिया के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। मलेरिया यह एक परजीवी से फैलने वाली गंभीर बीमारी है जो प्लाज्मीडियम फाल्सिपेरम नामक विषाणु से फैलती है। मच्छरों की 9 प्रमुख प्रजातियां हैं। ये मलेरिया फैलाती हैं। इस बीमारी की मुख्य लक्षण बुखार के साथ कंपन, सिर दर्द और मितली आना है। रक्त की सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा इस बीमारी की पहचान होती है। WHO ने 2025 तक 25 चयनित देशों में मलेरिया से लड़ने के लिए E2025 पहल शुरू की है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी और मेरे साथी। मेरी आवाज़ श्रृंखला में मैं बोलना चाह रहा हूँ डेंगू किस लिए उत्पन्न होता है, जो कि हम लोग गंदे पानी होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। और ये बरसात के मौसम में अधिकांश उत्पन्न जो होते छोटे छोटे जगह में जो पत्ती सब में वो सब में ही इकट्ठा से पनपते। और इससे बीमारी क्या होता है, इसमें जो शरीर में प्लेटलेट्स है वो कमी आने के कारण जो कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है।
जय हिंद दोस्तों, सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के प्यारे साथियों, मैं प्रियंका कुमारी बिहार के सहरसा जिला से हूँ। आज का न्यूज़ भारत के संविधान के बारे में है। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पुनः बैठक हुई और उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा के निधन के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान तैयार होने में 2 साल 11 माह 18 दिन समय लगा। संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से। आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज जनसंख्या के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। देश की जनसंख्या वृद्धि आरंभ से ही सरकार के चिंता का विषय रही है। इसीलिए वर्ष 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। जून 1977 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। परिवार कल्याण का अर्थ होता है परिवार को नियोजित करना, ताकि बच्चों को पालन पोषण बेहतर ढंग से हो सके। सरकार ने इसके लिए 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निर्धारित किया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में घोषणा की। इस योजना में वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना लक्ष्य रखा गया। सरकार ने इसके साथ 100 करोड़ रुपये की सामग्री निधि की व्यवस्था की, ताकि लोग क्रियाकलापों के प्रति जनसंख्या स्थिरता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सके। इसके साथ साथ पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी भी चलाए गए। महिलाओं के नसबंदी कराने के बाद सरकार कुछ राशियां भी प्रदान करते हैं, ताकि जनसंख्या नियंत्रित हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। मैं कुणाल कुमार महमदापुर समस्तीपुर से रात्रि के 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो श्रृंखला में आदरणीय गुरुदेव सहित सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग बताने जा रहा हूँ। 53.4% महिलाएं जो कार्यरत नहीं हैं की तुलना में कार्यरत 66.3% महिलाएं द्वारा आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग किया जाता है। उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भ निरोधक का उपयोग अधिक बढ़ रहा है जिन समुदायों में अधिक सामाजिक आर्थिक प्रगति देखी गई है। परिवार नियोजन विधियों का अपूर्ण आवश्यकता सबसे कम वेल्थ क्वांटाइल में सर्वाधिक 11.4% तथा सबसे ज़्यादा वेल्थ क्वांटाइल में 8.6% में सबसे कम देखी गई है। क्वांटाइल डेटा की एक श्रेणी को 5 बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात जनसंख्या का 5वां 20% हिस्सा। आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग भी सबसे कम वेल्थ क्वांटाइल में 50.7% महिलाओं के उच्चतम क्वांटाइल में 58.7% महिलाओं की आय के साथ बढ़ता है। आज की मेरी आवाज़ यहीं पर समाप्त हुई। शुभ रात्रि, धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय मेरे सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, संविधान की धारा
1979 में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित होंगे। राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होंगे। धारा 80 लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित अधिक से अधिक 500 सदस्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे। धारा 81 राज्यसभा के भंग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, तेल शोधन। देश की तेल शोधन क्षमता 213.006 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक थी। इस समय देश में 22 तेल शोधक कारखाने काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 17 रिफाइनरियों ने 7 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में हैं। 2 का स्वामित्व चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ONGC लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथों में है तथा एक BPGL, कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड तथा बंगाईगांव रिफाइनरीज लिमिटेड पेट्रो। आदरणीय गुरुजी और प्यारे छात्रों, आप सबको जय माता दी। मैं रेणु शर्मा जीना बिहार से। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में मैं आज आपको भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया था। पहला बैठक के बाद फिर से एक बैठक 14 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा के निधन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। संविधान का मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। संविधान अंतिम रूप में 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के नमूने पर है, किंतु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में नहीं है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथियों। मैं आज भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहूँगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया था। भारतीय सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे। सिन्हा के निधन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, रात 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथी, मैं सुदर्शन कुमार बनियापुर छपरा सारण से। रोज़ की तरह आज भी 9 बजे मेरी आवाज़ सुनो में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियाँ एवं धाराएं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं।
जिसके अंतर्गत संघ में सम्मिलित राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों जो धारा 1 तथा धारा 4 के अधीन आते हैं। ये धाराएं प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं तथा शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र धारा 75 का 4, धारा 99, धारा 124 का 6, धारा 148 का 2, धारा 163 का 3, धारा 188 तथा धारा 219 के अधीन आते हैं। ये सभी धाराएं अनुसूची 3 में आते हैं तथा धारा 344 का 1 और धारा 35 का 1 ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं आती हैं और ये धाराएं अनुसूची 8 के अंदर निहित है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय सर और मेरे ग्रुप के साथी। नमस्कार, मैं नाजिया परवीन नवादा से। मैं आज तेल शोधन के विषय में बताना चाहूँगी। देश की तेल शोधन क्षमता 213.066 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक थी। इस समय देश में 22 तेल शोधक कारखाने, 17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में और 2 संयुक्त उद्यम काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 17 रिफाइनरियों में से 7 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्वामित्व में है। 2 का स्वामित्व चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ONGC लिमिटेड, इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ONGC लिमिटेड के हाथों में है तथा एक के BPCL कोची रिफाइनरी लिमिटेड, BPCL की सहायक कंपनी, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड भारत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सहायक तथा बगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड IOC की सहायक के स्वामित्व में है। नमस्कार, धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सब साथी। मैं पल्लवी कुमारी वैशाली जिला से। आज मैं पूर्व ऐतिहासिक के बारे में कुछ बताना है। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में हुआ और इसके कालक्रम के निर्धारित में भी एक रूपता नहीं है। इस आरंभिक चरण के प्रस्तार युग को कहते हैं क्योंकि इस समय आदि भावनाएं के जीवन और क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के बने हथियारे और औजार के रूप में मिलता है। धन्यवाद।